सबसे पहले है, अगर मैं प्रधानमंत्री होता या होती। तो इस निबंध को आप लोग कैसे लिखेंगे, तो देखिए, चलिए शुरू करते हैं। भारत देश एक जनतांत्रिक देश है। जनतंत्र देश में एक प्रधानमंत्री का विशेष स्थान होता है। देश का भविष्य उन्हीं के हाथों रहता है और यह बहुत ही गर्व की बात होती है। अगर मैं इस देश का प्रधानमंत्री होता या होती तो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली समझती या समझता। हमारा देश आज के समय में प्रगति के रफ्तार से चल रहा है। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो और भी नए नए विकास भारत देश में करती। देश के सिस्टम को ऑनलाइन लाने का प्रयास करती। बहुत सारे योजनाएं का लाभ अभी भी कई गांव तक नहीं पहुंच पाती है। मैं उन सभी योजनाओं को बहुत अच्छे से जांच कराती ताकि गांव के लोग इसका लाभ उठा सकें। देश में अभी भी बहुत सारे अत्याचार बढ़ रहे हैं, उनको मैं कम करवाने का प्रयास करती। महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने वालों को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाती। प्रधानमंत्री होना बहुत ही जिम्मेदारी का काम है। भारत का हर एक नागरिक प्रधानमंत्री बनने का सपना देखता है और वह यह सोचता है कि अगर मैं प्रधानमंत्री होता तो अपनी समस्त क्षमता लगाकर देश को आगे बढ़ाने का काम करता। ऐसा होना भी चाहिए। अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो देश में चल रहे बहुत सारे योजनाओं को सही तरीके से जांच करवा देती ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसमें जुड़ सके और योजना का लाभ उठा सके। देश में चल रहे न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था आदि को सही तरीके से करवाती। इसके साथ देश में चल रहे गरीबी, भ्रष्टाचार को भी मिटाती। या ध्यान रखें कि निम्न वर्गों के लोगों को उच्च वर्ग वाले लोग शोषित ना कर सके। भारत देश में सभी लोग एक साथ मिलजुल कर रह सके और कोई भी एक दूसरे को ऊंच नीच की दृष्टि से ना देखे। इन सभी बातों का मैं ध्यान रखती अगर मैं प्रधानमंत्री होती तो। अब बच्चों आगे है नारी शिक्षा। अब नारी शिक्षा को किस प्रकार आप लिखेंगे, इसका निबंध देख लीजिए। शिक्षा हर एक लोगों के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी के लिए शिक्षा जरूरी है। शिक्षा के बिना जीवन अधूरा है। अन्य देशों की भांति भारत भी एक विकसित देश बन चुका है। आज हर एक जगह प्रगति और विकास देखा जाता है। पहले नारी शिक्षा का पर महत्व नहीं दिया जाता था। स्वतंत्रता के बाद नारी शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया गया है। सरकार बहुत सारे महिला स्कूल तथा कॉलेजों का भी निर्माण किया है ताकि महिलाओं को शिक्षा में कोई भी कमी ना रह सके। नारी में शिक्षा की कमी के कारण बहुत है। सबसे बड़ा कारण तो हमारे सदियों की गुलामी थी, जिसके वजह से लड़कियां अंग्रेजों के भय के कारण घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं दी जाती थी। समय बदला, अब महिलाएं हर दिशा में सबसे आगे आ रही हैं, पुरुषों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलती हैं। भारत में केरल एक ऐसा देश है जहां सबसे ज़्यादा लोग पढ़े लिखे हैं। अगर नारी शिक्षित ना है तो वह अपने परिवार के लिए भी नई नई सुख सुविधाएं लाती है। कौन लाती है? शिक्षित नारी। इसलिए आज किसी भी देश के लिए नारी को शिक्षित होना बहुत ही जरूरी है। आज की नारी शिक्षा के दम पर आगे बढ़ चुकी हैं। आज ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है जहां पर नारी ने कदम नहीं बढ़ाए हैं। यही देश का सच्चा विकास और प्रगति कहा जाता है। इसलिए तो कहा भी जाता है कि पढ़ेगा भारत तभी बढ़ेगा भारत। आगे है सोशल मीडिया की लत। इस पर आप कैसे निबंध लिखेंगे,
तो चलिए शुरू करते हैं। सोशल मीडिया एक कंप्यूटर आधारित नेटवर्क है जो लोगों को इंटरनेट कनेक्शन के माध्यम से दोस्तों और परिवारों के साथ बातचीत करवाती है। सोशल मीडिया बहुत ही अच्छा नेटवर्क है। अगर इसका हम गलत ढंग से इस्तेमाल करें तो ये बहुत ही गलत है। इसलिए हमें सोशल मीडिया का सही ढंग से इस्तेमाल करना चाहिए। या हमें बहुत चीज़ों की जानकारी भी देती है, क्या घटना कहाँ घट रही है, किस जगह पर, सब कुछ पल भर में हमें पता चल जाता है सोशल मीडिया के थ्रू। लेकिन सोशल मीडिया के प्रभाव ज़्यादा फायदेमंद नहीं होते हैं। ये लोगों के मानसिक पर प्रभाव डालती है और कई लोगों के स्वास्थ्य को हानि पहुंचाती है। एक निश्चित अवधि के दौरान असंतोष और निराशा की भावना पैदा होती है। इसके अलावा यह साथियों के दबाव को बढ़ाने लगता है और वह दूसरों के साथ तुलना करते समय निराश हो जाता है। कई लोग तो जान से हाथ गंवा बैठते हैं। कई लोग तो सोशल मीडिया लत से हताश और निराश हो जाते हैं। वह बहुत ही जल्दी थक जाते हैं और तनावग्रस्त हो जाते हैं। अंदर अंदर तरह तरह की मानसिक बीमारियां घर करने लगती है। उनकी चिंता का स्तर बढ़ जाता है। उत्पादक की क्षमता घट जाती है। इसकी चपेट में सबसे ज़्यादा बच्चे आते हैं। इसलिए आजकल के बच्चे पढ़ाई में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाते हैं। सोशल मीडिया हमारे लिए अच्छा भी है और ख़राब भी है। अगर किसी को इसकी लत लग जाए तो उसके लिए बहुत ही हानिकारक सिद्ध होती है। इसलिए हमें हमेशा सोशल मीडिया का इस्तेमाल एक निश्चित समय तक के लिए ही करना चाहिए। ज़्यादा इस्तेमाल करने से हमें उसकी बुरी लत लग सकती है जो कि हमारे लिए बहुत ही हानिकारक है। अब आगे बढ़ते हैं। मातृ दिवस को किस प्रकार इसके ऊपर आप लोग निबंध लिखेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। मातृ दिवस भारत के हर एक माँ के सम्मान के लिए मनाया जाता है। मातृ दिवस भारत के सभी माताओं के लिए समर्पित होता है। अंग्रेजी में इसे मदर्स डे भी बोलते हैं। यह साल में एक बार मनाया जाता है। मातृ दिवस मई के महीने में दूसरे रविवार को मनाया जाता है। सभी दिल में माँ के लिए एक खास जगह होती है और क्यों नहीं हो, माँ इसके काबिल भी है। माँ हमेशा अपने बच्चों का ख्याल रखती है। चाहे जितनी भी परेशानियाँ आ जाए, माँ अपने बच्चों का ख्याल रखना नहीं भूलती। मातृ दिवस हर एक बच्चे और विद्यार्थी के खुशी का दिन होता है। एक माँ सबसे अच्छी दोस्त भी होती है क्योंकि वह हमारी खुशी का ध्यान रखती है। जब हमसे गलती हो जाती है तो हमें बखूबी समझाती है। अगर हम कुछ गलत कर रहे हैं तो हमें रोकती है। अपनी सारी खुशियों का त्याग कर हमारी खुशी में ही अपनी खुशी खोज लेती है। हमारे पसंद नापसंद को हमेशा ध्यान में रखती है। इसलिए माँ को धन्यवाद देने के लिए साल में एक बार यह दिवस मनाया जाता है। इस दिन हर एक बच्चे अपने माँ को कुछ न कुछ उपहार देते हैं। हमें अपने माँ को प्यार और सम्मान देना चाहिए। हमारा फर्ज बनता है कि उनकी खुशी को भी हम समझें और उनकी खुशी के लिए कुछ न कुछ करें। तो ये निबंध समाप्त हो गया है। अब दूसरा निबंध है साइबर क्राइम। तो इसको आप लोग किस प्रकार लिखेंगे, देखिए। जब इंटरनेट के माध्यम से कोई भी किया गया काम जिससे दूसरों को शारीरिक या मानसिक रूप से क्षति पहुंचती है, तब उसे साइबर क्राइम कहते हैं। इस अपराध में हमेशा कंप्यूटर और इंटरनेट नेटवर्क शामिल रहता है। यह हमारे देश में व्यापक रूप से फैला हुआ है। युवा पीढ़ी इंटरनेट का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए साइबर क्राइम बहुत ही तेज़ी से बढ़ रहा है। हमारे भारत देश में साइबर क्राइम में किसी भी व्यक्ति के मान मर्यादा का भी नुकसान होता है। उनकी अर्थव्यवस्था भी डगमगा जाती है।
कभी कभी तो साइबर क्राइम इतना घातक होता है कि लोग आत्महत्या करने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं। अगर एक देश दूसरे देश के साइबर क्राइम करने के लिए मजबूर हो जाते हैं तो यह और भी घातक रूप ले लेता है। इसे साइबर आतंकवाद भी बोला जाता है। आज के तारीख में भी लोग स्मार्टफोन का इस्तेमाल करते हैं क्योंकि उसे घर बैठे ही सब चीज़ों की जानकारी पल भर में मिल जाती है। ऐसा इसलिए संभव होता है कि नेट अभी सस्ता हो गया है। कुछ लोग इसे ऐसे भी होते हैं जो नेट का दुरुपयोग करते हैं। ऐसे लोग ही साइबर क्राइम करते हैं। वे लोग इस तकनीक का इस तरीके से इस्तेमाल करते हैं कि दूसरे को नुकसान पहुंचाया जाए। स्मार्टफोन हमारे लिए अच्छा भी है और खराब भी है। यह हमारे पे है कि हम इसको किस तरीके से इस्तेमाल करें। कुछ लोग नेट का इतना गलत इस्तेमाल करते हैं कि बैठे बैठे ही दूसरे के खाते में पैसा निकाल लेते हैं। यह भी साइबर क्राइम के अंतर्गत आता है। इससे लोगों को मानसिक क्षति पहुंचती है। ये निबंध समाप्त हो गया है। अब चलते हैं रक्तदान। इस निबंध को आप लोग किस प्रकार लिखेंगे। इस संसार में जितने भी लोग दान पुण्य करते हैं उनमें से सबसे बड़ा दान है रक्तदान। 14 जून को विश्व रक्तदान दिवस मनाया जाता है। इसे जीवन रक्षक अधिनियम भी कहा जाता है। इस दिन कई रक्तदान शिविर आयोजित किए जाते हैं। जिन लोगों को रक्तदान करना होता है वह इस शिविर में आकर रक्तदान करते हैं। दुनिया भर से लाखों लोग इस कार्यक्रम में हिस्सा लेते हैं। रक्तदान से बहुत सारे ज़रूरतमंदों को स्वस्थ रक्त की पूर्ति हो जाती है। रक्तदान मानवता का प्रतीक है। यह है अनेक जाति धर्म के लोगों को एक साथ जोड़ने का भी काम करता है। एक साथ जोड़ने में कारगर सिद्ध होती है। रक्त हमारे शरीर के तरल पदार्थों में से एक है। शरीर के तरल पदार्थों में से एक है। यह शरीर को सुचारू रूप से कार्य करने की मदद करती है। रक्तदान से एक लाभ यह भी होता है कि इससे हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। रक्त अगर शरीर में ज़्यादा हो जाए तो इससे हमारी मृत्यु भी हो सकती है। इसलिए हमें साल में एक बार रक्तदान करना चाहिए और हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है। रक्तदान लोगों के भी और हमारी भी जीवन बचाने का कार्य करती है। रक्तदान से दिल के दौरे और दिल की बीमारियों को कम किया जा सकता है। रक्तदान करने के बाद 1 सप्ताह तक तरल पदार्थ सेवन करना चाहिए। हमें लोगों को रक्तदान कराने के प्रति जागरूक करना चाहिए। सरकार भी रक्तदान के लिए कई सारे अधिनियम और शिविर का निर्माण किए हैं।